आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और कंपैरेटर के बारे में। उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। देखिए क्या था, पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था कंपैरेटर और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। आज पढ़ेंगे कि ये सभी जो होते हैं, कंपैरेटर हो गया या आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए क्या होता है, ये बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के हैं और इनको हम कैटेगरी वाइज पढ़ते हैं। इनको कई कैटेगरीज़ में हमने डिवाइड कर लिया है। जैसे कि क्या होता है, कोई भी चाहे कंपैरेटर हो या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, ये डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जैसे कि मैकेनिकल प्रिंसिपल्स पर वर्क करता है। अब मैकेनिकल प्रिंसिपल्स क्या हो गए, जैसे कि लीवर, मैकेनिकल जो कंपोनेंट होता है लीवर, उसके बेस पर वर्क करता है। या गियर्स हो गए, उनके बेस पर वर्क करता है। स्प्रिंग हो गए, उनके बेस पर वर्क करता है। तो ये हो गए मैकेनिकल प्रिंसिपल। तो कुछ मैकेनिकल प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स हो गए या कंपैरेटर हो गए, उनको पढ़ेंगे और उनका प्रिंसिपल भी देखेंगे, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रिंसिपल क्या होता है और उन पर बेस्ड कैसे इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल के बेस्ड डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए या कंपैरेटर हो गए, हाइड्रोलिक पे बेस्ड हो गए। तो आज का पढ़ते हैं इस वीडियो में मैकेनिकल प्रिंसिपल पर जो बेस्ड होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उनको पढ़ेंगे। देखिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और कंपैरेटर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इंस्ट्रूमेंट्स आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, एक फिक्स्ड वैल्यू देता है, और कंपैरेटर क्या करता है, आपको स्टैंडर्ड वैल्यू से कितना डेविएट कर रहा है वो बताता है। तो दोनों का फंक्शन लगभग सेम ही है। तो देखिए, ये जो डिवाइसेस होती हैं मेज़रमेंट करने वाली, ये करती क्या हैं, ये एक स्मॉल डिस्टेंस को, जिसको कि हम नॉर्मली आई से नहीं देख सकते हैं, उसको मैग्नीफाई कर देती हैं। जैसे कि हमारे पास मान लो एक स्टील रूल होता है, हम इससे क्या मेज़र कर सकते हैं, हम इससे 1 mm तक की डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। कोई भी स्टील रूल होता है, उस पर देखते होगे आप सेंटीमीटर की माप बनी होती है, के फॉर्म में माप बनी होती है। तो जब भी आप इससे कोई मेज़रमेंट करते हो तो आप मिनिमम से मिनिमम मेज़रमेंट क्या कर सकते हो, 1 mm का मेज़रमेंट कर सकते हो, उससे कम का मेज़रमेंट नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर मापना हो 0.2 mm, तो आप इससे मेज़रमेंट नहीं कर सकते। 1 से जस्ट छोटा ही क्यों ना हो, 0.9 mm भी, तब भी आप इससे मेज़र नहीं कर सकते हो। इसके लिए हमें कोई दूसरी डिवाइस यूज़ करनी पड़ेगी। तो क्या होता है, अब अगर 1 से छोटा हुआ तो देखिए 1 mm कितना बड़ा होता है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल इतना छोटा होता है। अब इससे भी छोटी कोई वैल्यू होगी तो उसको देखने के लिए हम लोग मैग्नीफिकेशन का यूज़ करते हैं, इसको मैग्नीफाई कर देते हैं। मैग्नीफाई करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। अब वो चाहे मैकेनिकल कंपोनेंट हो या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो, तो हमें यहाँ पर मैकेनिकल प्रिंसिपल को पढ़ना है। तो यहाँ पर जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स की वजह से हम मैग्नीफिकेशन कर सकते हैं, उनको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला मेथड हम पढ़ते हैं, पहला प्रिंसिपल लीवर मेथड। लीवर मेथड देखिए क्या है, जैसा कि लीवर है तो लीवर जो कंपोनेंट होता है वो कैसे वर्क करता है। देखिए लीवर होता क्या है, एक सॉलिड बार होती है और ये किसी फलक्रम के अबाउट रोटेट कर सकती है, तो इसको बोलते हैं लीवर। अब क्या होगा, ये जितना एंगल मूव करेगा उतना एंगल ये भी मूव करेगा। और मान लीजिए ये डिस्टेंस कुछ है, ए डिस्टेंस है, और ये आपकी बी डिस्टेंस है। यहाँ पर ये जितनी डिस्टेंस है आपकी, मान लो इस फलक्रम से यहाँ तक की ये डिस्टेंस मान लो सी है, और ये डिस्टेंस आपकी डी है। तो देखिए क्या करना है आपको, जो भी यहाँ पर, जैसे कि आपको कुछ ना कुछ मेज़र ही करना होता है, कोई क्वांटिटी को मेज़र ही करना होता है। किस क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट को मेज़र कर रहे हैं, तो जो भी हमें डिस्प्लेसमेंट मेज़र करना होता है, हम उस डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर लिंक कर देते हैं। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है, तो अगर उस मोशन को हम इससे लिंक कर दें तो ये इधर इधर मूव करने लगेगा। देख रहे हो आप, अगर ये जो है ये आपका बार था और ये हमारा जो था लीवर था, अगर मैं इसको ऊपर नीचे मूव करा रहा हूँ तो ये भी तो ऊपर नीचे मूव करेगा। मतलब कि क्या होगा, ये कभी जो है इस तरह से आ जाएगा, कभी जो है इस तरह से आ जाएगा। जितना ये डिस्टेंस मूव करेगा उतना ये भी डिस्टेंस मूव करेगा। अब क्या होगा, लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस मूव करेगा और ये वाली जो डिस्टेंस मूव करेगा, दोनों में डिफरेंस होगा। कैसे होगा, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर भी एंगल है, यहाँ पर भी एंगल है। एंगल बराबर क्या होता है आपका, एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क आपका क्या है, आर्क डिवाइडेड बाय ये रेडियस सी। और सेम एज एंगल यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी अपान डी। अब देखो ये आर्क के टाइप का तो है नहीं, एक डिस्टेंस है। हम आर्क क्यों मान रहे हैं यहाँ पर, या यहाँ पर आप tan अल्फ़ा लगा दोगे, तो चूँकि ये स्मॉल बहुत एंगल है, एंगल जो है बहुत ही स्मॉल है, तो इसके लिए हम लोग, जैसे कि यहाँ पर एंगल क्या है, यहाँ पर आप tan अल्फ़ा भी लिख सकते हो। तो क्या है, अल्फ़ा बहुत स्मॉल है, तो डायरेक्टली tan अल्फ़ा को जो है हमने बराबर कर दिया अल्फ़ा के। सेम एज़ ये हो गया।
अब यहाँ पर आपका ये आ गया, तो देखिए यहाँ पे मैग्नीफाइंग रेशियो क्या होगा। मैग्नीफिकेशन मतलब आप कितना कर रहे हो, आपकी ये डिस्टेंस मूव किया, ए डिस्टेंस में वेरिएशन होगा तो बी डिस्टेंस में कितना वेरिएशन होगा। मतलब आपको इस छोटी सी डिस्टेंस को मैग्नीफाई करके बी में लाना है। मतलब आपको बी, जैसे कि आपको इस छोटी डिस्टेंस को कन्वर्ट करके बी में देखना है, तो क्या हो जाएगा इसका मैग्नीफाइंग रेशियो बी डिवाइडेड बाई ए। और यहाँ पे देखो ये आपको पता है ये रिलेशन, तो b बाई ए यहाँ से क्या हो जाएगा, b बाई ए इक्वल्स टू हो जाएगा d अपॉन सी। ये हो जाएगा d अपॉन सी, ये वाली डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई ये वाली डिस्टेंस। अब ये देखो ये प्रिंसिपल यूज़ कैसे कर सकते हैं। देखो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो फलक्रम के अबाउट रोटेट कर रहा था ये तो रोटेट ही कर रहा है। मैंने यहाँ पर इस वाले साइड को एक इंडिकेटर के टाइप का बना लिया, ये इंडिकेटर है, और यहाँ पर एक स्केल बना दी, ठीक। और ये वाला जो इसका दूसरा वाला पार्ट था ना, दूसरे वाले पार्ट को कुछ इस तरह से मैंने बना लिया। और जो इस तरह का पार्ट होता है जो कि टच हो रहा होता है कहीं पर, इसको बोलते हैं प्लंजर। और यहाँ पर मैंने कोई स्टैंडर्ड साइज का रख दिया ब्लॉक, और ये जो होता है इसका ये पूरा पार्ट ये एनविल होता है जिस पर कोई चीज़ रखी जाती है, और ये है मेरा मान लो स्टैंडर्ड साइज का है, या फिर इसको बोल सकते हैं गेज ब्लॉक। गेज ब्लॉक क्या होता है, जो कि स्टैंडर्ड साइज का होता है, ये है। अब स्टैंडर्ड साइज का हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट में वेरिएशन देखने के लिए हम यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड साइज को हटाकर, यहाँ पर लॉकिंग नट भी होता है, ये इस तरह का स्प्रिंग होता है कंप्रेशन को रोकने के लिए, और यहाँ पर हम इसकी पोजीशन को लॉक कर देते हैं। अब जैसे ही आप स्टैंडर्ड साइज हटा के अपने जो आप मैन्युफैक्चर किया उसको जब यहाँ पे पुट करो, क्या होगा, ये जो आपका इंडिकेटर होगा ये मूव करेगा, ये स्केल पे शो करेगा। तो क्या हो जाएगा, इससे हमारा मेज़रमेंट हो जाएगा। अब इससे तो आपको ये पता चला आप डिस्टेंस का मेज़रमेंट कर सकते हो, मतलब इस डिस्टेंस में कितना वेरिएशन हुआ। सेम एज़ यही कॉन्सेप्ट हम लोग कई जगह पर यूज़ कर सकते हैं। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, उनको मेज़र करने के लिए हम लोग इस प्रिंसिपल का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लीवर मेथड क्या होता है। और अगर इसका मैग्नीफाइंग रेशियो पूछा जाए तो मैग्नीफाइंग रेशियो क्या होगा, ये वाली जो डिस्टेंस होगी और ये वाली डिस्टेंस। मान लो ये वाली डिस्टेंस है p है और ये वाली डिस्टेंस क्यों है, तो इसका मैग्नीफाइंग रेशियो क्या होगा, ये कितना मैग्नीफाई करेगा, इसका मैग्नीफाइंग रेशियो होगा ये q डिवाइडेड बाई p, जैसा कि हमने देखा ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस। तो ये जो लीवर प्रिंसिपल है, लीवर क्या है, एक मैकेनिकल कंपोनेंट है। चूँकि हम यहाँ पर मैकेनिकल प्रिंसिपल को पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल कंपोनेंट्स पे बेस्ड जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं वो किस तरह वर्क करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से वर्क करते हैं, ये हमने देख लिया। तो यहाँ पर देखिए ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट हो गया जो आपके फिजिकल क्वांटिटी को मीज़र कर रहा है। फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर रहा है, एक स्केल के फॉर्म में दिखा रहा है, और थोड़ा सा भी अगर आपका वेरिएशन मिल रहा है कहीं पर तो वो इसको मैग्नीफाई कर दे रहा है। मैग्नीफाई किस रेशियो में कर रहा है, ये आपके पास ये है। अब इसके दो तरह के और इक्विपमेंट्स होते हैं इसी के बेस पर, और भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं केवल दो टाइप्स के एप्लीकेशंस को। एक पहला पढ़ेंगे हम लोग इसमें मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर। देखिए ये इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, लीवर मेथड पर। और एक दूसरा है रीड टाइप मैकेनिकल कंपैरेटर। अब देखिए क्या होता है कि एक ही प्रिंसिपल पर बेस्ड ये हमने देखा, कई डिफरेंट टाइप्स के प्रिंसिपल को मिलाकर भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट बनता है। ऐसे भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे मैकेनिकल ऑप्टिकल देख रहे हो नाम में ये कि एक तो ये मैकेनिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड, और एक दूसरा है ये ऑप्टिकल प्रिंसिपल, मतलब इसमें ऑप्टिकल का भी प्रिंसिपल लगता है। मतलब कि जैसे कि ऑप्टिकल में क्या क्या आ जाते हैं, कौन कौन सी ऑप्टिकल की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आपका रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, डिफरेंट टाइप्स के जो लाइट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रिंसिपल पर बेस्ड जो कंपैरेटर्स बनाए जाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं ऑप्टिकल कंपैरेटर। तो यहाँ पर इन दोनों का यूज़ करके जो कंपैरेटर बनाते हैं हम लोग, ये होता है मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर। तो पहले देखते हैं हम लोग मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर के। मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर, कंपैरेटर का मतलब कंपैरेट करना, जो कि वेरिएशन दिखाए साइज में, क्या वेरिएशन हो रहा है, स्टैंडर्ड से कितना डेविएट हो रहा है। तो देखिए हम लोग को रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट पता है। रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, एक मिरर होता है, मिरर पे कोई रे आप इंसिडेंट करते हो, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये इंसिडेंट रे जो होती है इसके नॉर्मल से जितना ये एंगल होता है, इतना ही एंगल बनाते हुए ये यहाँ से लौट जाती है। जितना एंगल ये है
उतने ही एंगल पर आप अल्फ़ा यहाँ पर बनाओगे और ये एंगल जो है यहाँ से ये हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे। इसी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट ऑप्टिकल में। और मैकेनिकल में अभी आपने पढ़ा एक तरह का जो होता है लीवर होता है। तो क्या होता है, ये आपका मिरर था। अब ये मान लो आपका मिरर यहाँ पर ये कहीं पर हिंज है, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। और यहाँ पर आपने कोई एक स्क्रीन लगा दी, ये मान लो आपकी ये स्क्रीन है, एक पर्दा है जिस पर कि आप देख रहे हो कि ये जो है लाइट रे आ रही है। आपने यहाँ पर कोई एक लाइट सोर्स लगा दिया, लाइट सोर्स है, और यहाँ से और इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर ये लाइट यहाँ पर आ रही है। ढेर सारी लाइट आ रही है, एक दो लाइट नहीं, यहाँ पर ऐसे पड़ रही है, ये यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर पड़ रही है, यहाँ पर आ रही है। इस तरह से यहाँ पर ये लाइट इंसिडेंट हो रही है। और ये मिरर आपने कुछ ऐसा बना दिया कि ये मूव कर सकता है, मतलब मिरर जो है ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना लेते हैं। ये आपका मिरर है और ये आपका एक लाइट सोर्स है। ये यहाँ से अलग है, ये आपका है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स से लाइट आ रही है और यहाँ पर एक स्क्रीन लगा रखा है आपने, ये है स्क्रीन। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर पहुँच रही है, कई सारी रेज़ हैं, ठीक। और आपने यहाँ पर एक लीवर लगा दिया, ये देख रहे हैं आप, कुछ इस तरह का लीवर। लीवर भी इस तरह से मूव कर सकता है इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। ये यहाँ पर ये इससे फिक्स्ड है। और जो पार्ट जो होता है, अभी अपने पढ़ा पहले में, जो पार्ट आपका मेज़रमेंट के लिए यूज़ होता है, यहाँ पर आपने कोई वर्क पीस रखा है या स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड को हटा के आप किसी वर्क पीस को रखेंगे जो आपने मैन्युफैक्चर किया, तो उसके साइज़ में डेविएशन जब होगा तो ये देख रहे हो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है। ये जैसे मूव करेगा तो मिरर भी मूव करेगा, और जब मिरर मूव करेगा तो जो लाइट रेज़ होंगी ये जैसे यहाँ पर आ रही थी, फिर ये चेंज होके यहाँ पर पहुँचने लगेगी। तो यहाँ पर आप एक इसका कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। तो जैसे ही ये जो साइज़ है ना आपका, ये आप यहाँ पर इस नट लगा होता है इसको फिक्स करने के लिए, यहाँ पर आप इसको फिक्स कर देंगे। फिर इसके बाद इस स्टैंडर्ड साइज़ को आपने हटाया, और उसके बाद जो आपने मैन्युफैक्चर किया है, जिस पार्ट को आपको मीज़र करना है कि उसकी साइज़ में क्या वेरिएशन आया, तो उसके लिए यहाँ पर आप इसको रख दोगे। तो जैसे ये प्लंगर ऊपर मूव करेगा या नीचे मूव करेगा, तो ये मिरर भी ऊपर या नीचे मूव करेगा। फिर उसके बाद जब ये मूव करेगा तो जो लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है, पहले ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही थी, मान लो मिरर आपका ऐसे था, कुछ देर बाद ऐसे हो जाएगा, लेकिन लाइट तो ऐसे ही आ रही है ना, लाइट ऐसे ही आ रही है। उसके बाद इसका रिफ्लेक्शन जो होगा कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह से जाने लगेगा। और यहाँ पर स्क्रीन देख रहे हो, पहले ऐसे आ रहा था फिर ऐसे आया, तो इसके वे में चेंज आएगा। तो जब वे में चेंज आएगा स्क्रीन पर आप ये साफ देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली दिखेगा। और स्क्रीन पर भी एक स्केल टाइप का लगा होता है, जितना डेविएशन होता है ये आपको पता चलता है। तो क्या हो गया, आपने मैग्नीफाई कर दिया, जो आपका डिस्प्लेसमेंट था उसको आपने मैग्नीफाई करके एक स्क्रीन पर देख लिया। किसकी मदद से, एक मैकेनिकल कंपोनेंट, एक लीवर लगा दिया और एक मिरर लगा दिया। जब मिरर आ गया तो ये ऑप्टिकल बन गया, और जब आपने लीवर लगा दिया तो ये मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड हो गया। तो इसको इसलिए बोलते हैं मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर। और आप इसकी वर्किंग समझ गए होंगे किस तरह से होता है। यहाँ पर एक मिरर है, और मिरर के पोजीशन में चेंज तब आता है जब प्लंगर की पोजीशन में चेंज आता है, प्लंगर की पोजीशन में चेंज तब आता है जब ये स्टैंडर्ड साइज से अपने डेविएट होता है आपका, जो आपने मैन्युफैक्चर किया। अब ये तो था केवल डायमेंशन मेज़र करने के लिए। अब आपको अगर डिस्प्लेसमेंट मेज़र करना है, कोई बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई अपनी पोजीशन से, तो उसको भी आप इससे कनेक्ट कर देंगे तो ये उसके डिस्प्लेसमेंट को दिखाने लगेगा। इसके बाद दूसरा देखते हैं, रीड टाइप मैकेनिकल कंपैरेटर। ये कैसे वर्क करता है, इसमें देखिए दो इस तरह के यहाँ पर स्ट्रक्चर बने होते हैं, और यहाँ पर ये एक प्लंगर बना होता है। जो भी आपको डिस्प्लेसमेंट मेज़र करना है या डिस्टेंस मेज़र करना है, यहाँ पर ये अटैच कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, ऊपर नीचे मूव करेगा जैसे ही डिस्टेंस में कोई वेरिएशन आएगा या डिस्प्लेसमेंट में कोई वेरिएशन आएगा। और यहाँ पर देखिए रीड लिखा हुआ है, तो रीड एक तरह की स्ट्रिप होती है पतली मीटर की। यहाँ पर ये दो तरह की स्ट्रिप्स लगी होती हैं, एक स्ट्रिप ये लगी होती है और एक स्ट्रिप ये, इसको रीड्स बोलते हैं। यहाँ पर इसके पॉइंट के अबाउट ये मूव कर सकती है, मतलब ये इस तरह से ऊपर नीचे होगी, जैसे ये मूव करेगा प्लंगर आपका। इसके बाद यहाँ पर दो रीड लगी होती हैं, एक रीड ये हो गई, एक रीड ये हो गई, और यहाँ पर एक ये ब्लॉक होता है।
ये जो होता है ये फिक्स्ड होता है, लेकिन ये जो होता है पूरा मूव कर सकता है ये वाला पार्ट। तो आप देखो जैसे ये मूव करेगा ये ऊपर नीचे मूव करेगा। और यहाँ पर एक हम लोग इंडिकेटर लगा देते हैं, एक पॉइंटर होता है, और यहाँ पर ये स्केल लगा होता है। तो देखो जैसे ये प्लंगर मूव करेगा ये रीड्स भी मूव करेंगी, ये ऊपर नीचे पूरा स्ट्रक्चर होगा। और ये तो फिक्स्ड रहता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये ब्लॉक कभी टेढ़ा हो जाएगा, कभी इस तरह से हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग ये जो इंडिकेटर होगा आपका, ये जो पॉइंटर होगा ये मूव करेगा और स्केल पर आपको शो करेगा उस वेरिएशन को। तो ये होता है रीड टाइप मैकेनिकल कंपैरेटर। तो अभी हमने पढ़ा था लीवर मेथड के बारे में, और इस पर बेस्ड हमने दो इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए। पहला इंस्ट्रूमेंट क्या था, मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर, और दूसरा है आपका रीड टाइप मैकेनिकल कंपैरेटर। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं कंपाउंड गियरिंग मेथड। तो देखिए कंपाउंड गियरिंग मेथड में क्या है, यहाँ पर गियर टर्म आ रहा है, और जब भी गियर टर्म आएगा तो यहाँ पर आप समझिए गियर ट्रेन से रिलेटेड होगा। ये गियर ट्रेन में क्या होता है, गियर्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर मान लो एक गियर है और ये दूसरा गियर है। गियर होता है, इस पर टीथ बने होते हैं। इस छोटे वाले गियर पे भी टीथ बने होते हैं। ये मान लो गियर ए है और ये गियर बी है। इस पर नंबर ऑफ़ टीथ जितने हैं NA हैं, और इस पर जो नंबर ऑफ़ टीथ है NB है। यहाँ पर आप कोई इनपुट देते हो, देखिए यहाँ पर इनपुट क्या है, तो जैसे ही आप यहाँ पर इनपुट में कोई मूवमेंट देते हो तो ये भी मूव करेगा, आउटपुट आपको कुछ मिलेगा। क्या होता है, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर वेलोसिटी जो होती है दोनों की सेम होती है। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, R ओमेगा। V बराबर हो जाएगा आपका, इसका मान लीजिए कुछ रेडियस है RB और इसकी कुछ रेडियस है RA। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, पहले वाले का अगर आप इनपुट वाले का निकालो वेलोसिटी RB, और इसकी मान लो कुछ एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा ए। तो दोनों की जब सेम है तो यहाँ पर लिखोगे RA ओमेगा, सॉरी यहाँ पर B RA ओमेगा ए। तो यहाँ पर देखो R ओमेगा तो कांस्टेंट है, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा भी लिख सकते हैं। मतलब जो रेडियस है गियर्स का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है एंगुलर वेलोसिटी, या फिर आप लिख सकते हो एंगुलर वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मतलब आपको अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ानी है तो आपको रेडियस घटाना पड़ेगा। तो क्या है यहाँ पर आप देख रहे हो, इनपुट वाला जो आपका गियर है यहाँ पर आप जो है रेडियस बढ़ाया हुआ है, इस वाले गियर की रेडियस ज़्यादा है, और जो आउटपुट में है आपका गियर इसकी रेडियस कम है। यहाँ पर अगर आप कोई स्मॉल क्वांटिटी में आप कोई एंगुलर वेलोसिटी देते हैं तो इसमें जो आपको एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी वो जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी इससे। तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी रेशियो हम लोग निकालते हैं। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है NB/NA। इसका यूज़, इस एप्लीकेशन का यूज़ हम लोग डायल गेज में करते हैं। कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कंपाउंड गियरिंग मतलब डिफरेंट टाइप्स के गियर्स को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है डायल गेज में, ये एक पूरा आपका स्केल होता है, यहाँ पर मार्किंग की होती है, और यहाँ पर एक पॉइंटर लगा होता है, और यहाँ पर एक प्लंगर लगा होता है। जैसे ही कोई साइज में वेरिएशन आता है, जैसे प्लंगर मूव करेगा तो ये आपका ये जो पॉइंटर होगा ये पॉइंटर मूव करेगा। ये कैसे मूव करता है, इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है। यहाँ पर ये आपका प्लंगर लगा था, ये जो होता है आपका प्लंगर, ये जो प्लंगर होता है ये कनेक्ट होता है रैक से, और जो आपका रैक कनेक्टेड होता है ये गियर से कनेक्टेड होता है। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के ऐसे गियर्स लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं, जैसे अभी आपको पता चला कि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है तो ये क्या करते हैं, ये जो आपका छोटा सा भी मूवमेंट होता है इसको मैग्नीफाई कर देते हैं, और मैग्नीफाई करते हैं जैसे ही तो ये पॉइंटर से अटैच होता है तो ये पॉइंटर मूव करता है। तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है डायल गेज का। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हेलिकल स्प्रिंग मेथड। देखिए हेलिकल स्प्रिंग है तो हेलिकल स्प्रिंग यहाँ पे बनेगी। क्या होता है, एक आपके पास मेटल स्ट्रिप होता है रेक्टेंगुलर शेप का, इसको मोड़कर हम लोग ट्विस्टेड टाइप की एक मेटल स्ट्रिप बना लेते हैं। मतलब कुछ इस तरह से हम इसको बना लेते हैं, कुछ इस तरह से ट्विस्ट करके हम इसको बना लेते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं एक पॉइंटर को भी अटैच कर देते हैं, इसी में एक पॉइंटर भी अटैच कर देते हैं, और इसका जो एक सिरा होता है इसको फिक्स्ड कर देते हैं, और इसका जो एक साइड होता है
इसको बेल क्रैंक लीवर से अटैच कर देते हैं। बेल क्रैंक लीवर क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है। आप देखो यहाँ पर ये कनेक्टेड होता है, यहाँ पर ये जो होता है फलक्रम को होता है, ये रोटेट कर सकता है। मतलब अभी ये ऐसा है, जब ये दोबारा रोटेट करेगा इस तरह से ये रोटेट कर सकता है। तो जब रोटेट करेगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, फिर रोटेट करेगा आपका जो है इस तरह से हो जाएगा, समझ हो जाए, इस तरह से रोटेट करता है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का यहाँ पर एक बेल क्रैंक लीवर लगा होता है, ये होता है बेल क्रैंक लीवर। यहाँ पर ये इस फलक्रम के अबाउट रोटेट कर सकता है। यहाँ पर ये इस तरह का यहाँ पर स्ट्रक्चर बना होता है। और ये जो होता है आपका, ये एक प्लंजर से अटैच होता है। तो अब आप देखो जैसे ही प्लंजर मूव करेगा तो ये मूव करेगा, मतलब ये जो होता है आपका, ये अप गया तो ये कुछ इस तरह मूव करेगा, स्ट्रिप में कुछ इंक्रीज़ आएगा। ये अगर डाउन गया स्ट्रिप में कुछ कंप्रेशन आएगा, और जैसे स्ट्रिप में कंप्रेशन आएगा जो आपका पॉइंटर है ये कुछ इस तरह से मूव करेगा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है हेलिकल स्प्रिंग मेथड का। आपका डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट मेज़र करने की, या अदर टाइप की कोई फिजिकल क्वांटिटी मेज़र करने के लिए हेलिकल स्प्रिंग का ये इस तरह से यूज़ है। और इसी का एप्लीकेशन यूज़ करके हम लोग एक कंपैरेटर बनाते हैं जिसको बोलते हैं जॉनसन माइक्रोकेटर। जॉनसन माइक्रोकेटर कंपैरेटर, ये एक तरह का कंपैरेटर होता है, इसी की प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो यहाँ पर जॉनसन माइक्रोकेटर कंपैरेटर में क्या होता है, यहाँ पर ये आपकी स्ट्रिप होती है, मेटालिक स्ट्रिप, ट्विस्टेड मेटालिक स्ट्रिप होती है, यहाँ पर एक पॉइंटर लगा होता है, और ये बेल क्रैंक लीवर से अटैच होता है। यहाँ पर ये दो तरह की फिक्स्ड साइड होती हैं, ये यहाँ पर हिंज होता है, ये मूव कर सकता है। यहाँ से आपका प्लंजर अटैच होता है, जैसे ही प्लंजर मूव करता है इस स्ट्रिप में एक्सटेंशन आता है या तो कंप्रेशन आता है, उसकी वजह से ये आपका मूव करता है पॉइंटर, और आपको रीडिंग मिल जाती है मैग्नीफाइंग वे में। तो यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, लीवर मेथड पढ़ लिया, कंपाउंड गियरिंग मेथड पढ़ लिया, हेलिकल स्प्रिंग मेथड पढ़ लिया। इसके बाद पढ़ेंगे वर्नियर मेथड और स्क्रू एंड स्क्रू नट मेथड। देखिए वर्नियर मेथड पे जो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड होता है उसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स बोलते हैं, और या फिर आपका हाइट गेज हो गया या डेप्थ गेज हो गया। और स्क्रू नट मेथड पर जो आपका बेस्ड होता है इक्विपमेंट, स्क्रू और स्क्रू नट मेथड पर जो बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है आपका माइक्रोमीटर, या फिर उसको स्क्रू गेज बोलते हैं। और भी डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोमीटर इस पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, कैलिपर टाइप माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, उसको पढ़ेंगे कि वो किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर पहले पढ़ते हैं हम लोग वर्नियर मेथड के बारे में। देखिए क्या था, हमारे पास जो स्टील रूल थी इससे हम मिनिमम 1 mm की डिस्टेंस को मेज़र कर सकते थे, और लिस्ट काउंट भी यही होता है। देखिए लिस्ट काउंट क्या होता है, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जितनी डिस्टेंस को परफेक्टली मेज़र कर सकता है उसको बोलते हैं उसका लिस्ट काउंट। जो भी स्मॉल डिस्टेंस वो मेज़र कर सकता है, जैसे कि स्टील रूल जो होता है वो मिनिमम आपकी 1 mm डिस्टेंस को नॉर्मली मेज़र कर सकता है। उससे कम अगर कोई मेज़रमेंट होगी तो उसको मेज़र नहीं कर सकता, जैसे कि अगर 0.9 mm हो, 0.1 mm हो तो उसको मेज़र नहीं कर सकता। तो जो आपकी नॉर्मली आपकी स्टील रूल थी उसमें क्या होता है, आपका 1 सेंटीमीटर मतलब कि जिसको बोलते हैं 10 mm, ये 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो एक एक सिंगल पार्ट होता है आपका ये 1 mm का होता है। हम क्या करते हैं वर्नियर स्केल में हम लोग, ये आपकी मान लो ये मेन स्केल है और ये एक वर्नियर स्केल हमने बनाई। इसमें क्या किया, हमने 9 mm का हमने 9 mm की एक डिस्टेंस ली, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो क्या होगा, 9 mm की डिस्टेंस को 10 पार्ट्स में डिवाइड करने पर जो एक एक पार्ट होगा आपका वो 0.9 mm का होगा। अब मान लो इसका जो आपने मार्किंग की ये 0 1 2 3 ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर भी आपने मार्किंग की 0 1 2 3 और 10 तक जाएगा आपका। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर मान लो ये जो इसका 1 वाला मार्क है ये इसके 1 वाले मार्क से अटैच कर देते हैं। तो क्या होता, मेन स्केल का जो 0 से ये 1 तक था ये 1 mm था, और इसका जो 0 से 1 तक है यहाँ से हमने इसको अटैच कर दिया। वर्नियर स्केल वाले का ये 1 था और ये इसका 0 था, इसका ये 0.9 mm का है। तो ये वाली जो डिस्टेंस बची आपकी ये 0.1 mm हो गई। तो इससे क्या हो सकता है आपका, आप मिनिमम डिस्टेंस 0.1 mm मेज़र कर सकते हैं। तो इसका जो लिस्ट काउंट हो जाता है आपका वर्नियर स्केल का 1 mm। ये कैसे निकाला हमने, जो इसका मेन स्केल डिवीज़न था, मेन स्केल डिवीज़न या फिर इसको बोल सकते हैं MSD, वो कितना था 1 mm का था। और जो वर्नियर स्केल डिवीज़न था
जिसको कि बोल सकते हैं VSD, ये है 0.9 mm। तो जो लीस्ट काउंट हो गया आपका, ये हो गया 1 MSD माइनस 1 VSD। ये था आपका 1 mm का और ये है 0.9 mm का। तो इसका डिफरेंस निकालोगे आप, क्या आ जाएगा? 0.1 mm आ जाएगा। तो इसी के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है आपका वर्नियर कैलिपर्स। इसमें होता क्या है, एक मेन स्केल होता है, यहाँ पर मार्किंग होती है जिसपे कि मिनिमम डिस्टेंस 1 mm आप मेज़र कर सकते हो, इसका लिस्ट काउंट 1 mm होता है। और इसी के ऊपर एक स्लाइड कर रही होती है जिसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। इस पर जो डिस्टेंस कट होती है वो 9 mm जो होता है, ये 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक एक पार्ट जो होता है आपका ये 0.9 mm का होता है। यहाँ पर एक मेन स्केल होती है, इस पर मार्किंग होती है, इससे आप मिनिमम डिस्टेंस 1 mm की मेज़र कर सकते हो। और यहाँ पर जो वर्नियर स्केल होती है, इस पर मिनिमम डिस्टेंस जो होती है 0.9 mm की, जैसा आप ये आपने पहले पढ़ा। इस पर 9 mm 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो हर एक पार्ट जो होगा 0.9 mm का होगा। यहाँ पर जैसे मार्किंग की होती है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक। और यहाँ पर मार्किंग की होती है सेम एज 0 1 2 3 4 5 6। अब जैसे कि क्या है, यहाँ पर आप मान लो यहाँ पर ये 7 वाला है। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, इसको मीज़र कैसे किया जाए? हमें यही डिस्टेंस तो मीज़र करनी है। क्या था, हम जो हमारी जो स्टील रूल थी, यहाँ पर 1 था 2 था, ये तो mm था, 1 के बाद 2 mm। अगर 1.3 mm हो तो यहाँ पर कहीं बीच में आएगा, या 1.5 mm हो यहीं पे के बीच में ही कहीं आएगा, लेकिन हम उसको मीज़र नहीं कर सकते। उसको मीज़र करने के लिए हमने वर्नियर स्केल बनाया। तो वर्नियर स्केल में बेसिकली है क्या, जब इस डिस्टेंस को हमें मीज़र करना होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मार्किंग की होती है और यहाँ पर भी मार्किंग होती है। तो इसका वाला जो भी मार्क 4 5 या 6, इनमें 10 तक जितने भी मार्क्स होते हैं, इनमें से जो भी नंबर इससे बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रहा होता है। जैसे कि मान लो यहाँ वाला ये जो है, और ये बिल्कुल ये वाला जो 4 बना हुआ है, ये इससे मैच कर रहा है। तो क्या होगा, ये मान लो मैच कर रहा है इसके 10 से, तो ये आपको डिस्टेंस कहाँ तक की निकालनी थी? हमें डिस्टेंस चाहिए ये वाली डिस्टेंस, या फिर आप मान लो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस। आपको इतनी डिस्टेंस अगर पूरी मिल जाए, इतने में से 6 घटा दोगे तो ये आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये वाली पूरी डिस्टेंस हमको पता है कितना है, 10 mm। 10 mm क्योंकि ये 1 mm का है। और यहाँ वाली जो आपकी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस में से अगर इसको घटा दें, ये कितना है 4। ये mm में नहीं है, ये वर्नियर स्केल डिवीज़न, इसका जितना डिवीज़न होगा VSD। और ये जो mm है 1 mm, मतलब कि MSD, 1 मेन स्केल डिवीज़न। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से भी, 10 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 4 वर्नियर स्केल डिवीज़न। और अभी देखिए आपने पढ़ा लिस्ट काउंट जो था, जो कि आया था 0.1 mm, वो क्या था, MSD माइनस VSD। तो यहाँ पर VSD आया हुआ है, हम लोग MSD की वैल्यू जानते हैं 0.1 mm होती है, और यहाँ पर VSD हमको निकालना है। तो VSD निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, तो ये आ गई आपकी VSD की वैल्यू, 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू। यहाँ पर इसको अगर आप पुट कर दो, क्या आ जाएगा, 10 मेन स्केल डिवीज़न माइनस में ये आ जाएगा आपका 4 लिस्ट काउंट, प्लस माइनस में आ जाएगा 4 मेन स्केल डिवीज़न। और यहाँ पर 10 - 4 मतलब 6 मेन स्केल डिवीज़न, प्लस में 4 इंटू में लिस्ट काउंट। तो क्या करना था आपको, इतना पूरा नहीं करना था। यहाँ पर इसका फार्मूला निकल के आया, जो डिस्टेंस का था ये फार्मूला निकल के आया। जितना भी यहाँ तक का जो आपको मीज़र करना होता है, जहाँ तक आपको दिख रहा होता है मेन स्केल पर, वो ले लेते हैं 6, क्योंकि ये मिलेगा 6 mm। और जो पार्ट मैच कर रहा होता है, जैसे यहाँ पे आपका चौथा पार्ट मैच कर रहा था, उसको इसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिस्ट काउंट क्या आया था, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.4। तो इससे क्या हो गया, 1 mm से छोटी भी वैल्यू को आप मीज़र कर सकते हो। तो इसका अगर लिस्ट काउंट देखा जाता है, नॉर्मली जो वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.1 mm का होता है। और इससे भी कम अगर हमें कोई मेज़रमेंट करना है, मतलब 0.01 mm तक का, तो उसके लिए हम लोग माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं, जो कि स्क्रू और स्क्रू नट मेथड पर बेस्ड होता है। ये था आपका वर्नियर मेथड। इस पे बेस्ड जो होता है आपका वर्नियर कैलिपर होता है, ये तो बिल्कुल सेम था। वर्नियर हाइट गेज भी इसी पर बेस्ड होता है, वर्नियर हाइट गेज, या फिर आप कह लो वर्नियर डेप्थ गेज। ये इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो होता है आपका वर्नियर मेथड पर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्क्रू एंड स्क्रू नट मेथड। देखिए इसके लिए हम लोग एक बेसिक सा प्रिंसिपल समझते हैं, जैसे कि नट और बोल्ट का कॉन्सेप्ट होता है।
ये आपका मान लो एक नट होता है और ये आपका एक बोल्ट है। बोल्ट आप इसमें इंसर्ट करते हो, ठीक है, बोल्ट आप में इसमें इंसर्ट करते हो। ये है आपका नट है और ये है बोल्ट, या फिर आप इसको कह लो स्क्रू और इसको बोल लो स्क्रू नट। तो इसी के प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होता है। क्या होता है, जैसे ही आप इसको रोटेशन देते हो, इसको घुमाते हो आप, तो जैसे ही घुमाते हो ये घूमता भी है और कुछ लीनियर डिस्टेंस भी तय करता है। तो क्या होता है, आप इसको मान लो एक रोटेशन दे रहे हो, मतलब बिल्कुल एक बार घुमा रहे हो इसको, यही पॉइंट है मान लो, इस पॉइंट को आप दोबारा घुमा के इसी पॉइंट पर आ जा रहे हो। तो स्क्रू और स्क्रू नट मेथड में हमें क्या देखना है, यहाँ पर आप देखो जैसे इसको एक रोटेशन दोगे तो ये कुछ डिस्टेंस आगे भी मूव करेगा। तो एक रोटेशन में जितने डिस्टेंस ये मूव करता है उसी को बोलते हैं पिच। पिच जो होती है ये लीनियर डिस्टेंस होती है, कवर होती है, लीनियर डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन ऑफ स्क्रू। ठीक, इसी के प्रिंसिपल पर जो होता है आपका बेस्ड होता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या होता है, माइक्रोमीटर देखोगे आप ये सी क्लैंप का कुछ इस टाइप का बना होता है। यहाँ पर देखोगे आप एक मेन स्केल लगी होती है और इस पर होता है लगा होता है जो कि मूव कर सकता है, रोटरी मूव कर सकता है, जिसको कि बोलते हैं थिम्बल बोलते हैं। और यहाँ पर प्रेशर देने के लिए लगा होता है रैचेट, और यहाँ पर एक लॉकिंग नट लगा होता है जिससे कि इसको लॉक कर सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि आप डायरेक्टली लीनियर आपको अगर पॉइंट 1 तक कोई मेज़र करना है तो यहाँ पर आप इस तरह से भी मेज़र कर सकते हो, लेकिन अगर उससे भी कम है, जैसे कि आपको कोई डिस्टेंस दिया गया है 6.64 mm, उसको मेज़र करने के लिए आपको ये वाली डिवाइस यूज़ करनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है, ये जो आपका थिम्बल होता है, ये थिम्बल नंबर ऑफ़ पार्ट्स में डिवाइड होता है, मतलब कि 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 100 डिवीज़न में। जैसे कि ये जो आपका थिम्बल था ना, ये एक सर्कुलर टाइप का होता है, ये 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसको तो आप आराम से डिवाइड कर सकते हो, सरकमफ्रेंस है उसको आपको 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो क्या था, ये जो पिच थी ये कुछ डिस्टेंस थी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ मान लो, जैसे कि आप जब एक रोटेशन करा रहे हो तो ये 1 mm मूव कर रहा है, ठीक, मतलब इसकी पिच मान लो 1 mm है। जैसे आप इसको 1 रोटेशन दे रहे हो ये 1 mm मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने 100 डिवीज़न बना दिए, मतलब 1 mm मूव कराने के लिए आपको 1 रोटेशन देना हो रहा है, मतलब आपको 100 बार घुमाना पड़ रहा है, 100 डिवीज़न्स को मूव कराना पड़ रहा है, तब जाके 1 mm मूव कर रहा है। अगर आप 1 डिवीज़न मूव कराओ तो ये कितना मूव करेगा, आप अगर 1 डिवीज़न मूव कराओ, 1 डिवीज़न, तो वो क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, मतलब वो डिस्टेंस क्या आएगी 0.01 mm। इस तरह से आप इतनी छोटी डिस्टेंस को भी मेज़र कर सकते हो। यहाँ तक तो आपका डायरेक्टली जितना आ रहा है पॉइंट 1 तक आप मेज़र कर सकते हो, लेकिन उसके बाद की डिस्टेंस के लिए आपको इसको मूव करना पड़ेगा। जब आप इसको मूव करते हो तो यहाँ पर एक ज़ीरो लाइन लगी होती है, जो आपका मेन स्केल होता है ना, इस पर ये एक लाइन लगी होती है। और जैसे ही आप थिम्बल मूव करते हो तो थिम्बल पर भी जो डिवीज़न इससे कॉन्टैक्ट में आता है, जैसे मान लो 98 वाला यहाँ पर जो है इसके कॉन्टैक्ट में आ गया, बिल्कुल इससे टच कर गया, तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें पता था ना 1 डिवीज़न जो हो गया आपका 1/100 mm के बराबर हो गया। तो 98 वाला डिवीज़न जो होगा वो कितने डिवीज़न के बराबर, वो कितने mm के बराबर होगा, 98/100 mm के बराबर। आपकी जो लीनियर स्केल पर जो आपकी मेज़रमेंट आ रही थी, आप यहाँ पर उसको लिखोगे, उसके बाद प्लस में ये कर दोगे तो आपकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो कुछ इस तरह का प्रिंसिपल होता है आपके स्क्रू एंड स्क्रू नट मेथड का। इसी पर बेस्ड जो होता है आपका माइक्रोमीटर होता है, जिसको कि स्क्रू गेज भी बोलते हैं। और स्क्रू गेज तो है ही इस पे बेस्ड, और भी कई टाइप्स के माइक्रोमीटर बेस्ड होते हैं, जैसे कि आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, कैलिपर टाइप माइक्रोमीटर। तो ये कई टाइप्स के आपके माइक्रोमीटर हो गए। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया, मैकेनिकल प्रिंसिपल, डिफरेंट टाइप्स के प्रिंसिपल पर जो बेस्ड इक्विपमेंट्स होते हैं उनको पढ़ लिया। पहला प्रिंसिपल हमने पढ़ा लीवर प्रिंसिपल, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा हमने हेलिकल स्प्रिंग मेथड, उसके बाद पढ़ा हमने वर्नियर मेथड, और लास्ट में पढ़ा स्क्रू और स्क्रू नट मेथड। देखिए लीवर मेथड पर जो बेस्ड था आपका ये था मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर, और नेक्स्ट हमने पढ़ा था रीड टाइप मैकेनिकल कंपैरेटर। और जो कंपाउंड गियर पे बेस्ड था इस पे हमने पढ़ा डायल गेज, इस पे बेस्ड होता है, डायल गेज इसी के वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है। हेलिकल स्प्रिंग पर जो बेस्ड था आपका
जॉनसन, माइक्रोकीटर कंपैरेटर, और जो वर्नियर मेथड पर बेस्ड था ये वर्नियर कैलिपर्स होता है, हाइट गेज होता है, वर्नियर हाइट गेज होता है, वर्नियर डेप्थ गेज होता है। स्क्रू और स्क्रू नट पर जो बेस्ड था वो माइक्रोमीटर या आप कह लें स्क्रू गेज या फिर डेप्थ माइक्रोमीटर या हाइट माइक्रोमीटर। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आपके जो हो गए मैकेनिकल प्रिंसिपल हो गए, उन पर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिन प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं ऑप्टिकल प्रिंसिपल्स को उनको पढ़ेंगे, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, और भी उसमें बहुत कुछ है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।